हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शर्मा शर्मा कोचिंग क्लासेस में आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में पहले जानें हम कि इसकी शुरुआत जो है इटली के वेनिस नगर के निवासी जो है लुकास पैसिओली नामक जो पादरी था, उसने सन 1494 में जो है दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत करती थी और तब से इस प्रणाली से लेखा कार्य किया जाने लगा। यह प्रणाली न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है, विस्तृत रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है और यह प्रणाली पूरी तरह वैज्ञानिक प्रणाली है। तो न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इससे लेखा कार्य किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास। इसके बाद हम बात करें कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, इससे क्या आशय है। जैसे कि इसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक जो सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन का प्रभाव जो है दो अलग अलग खातों पर पड़ता है, दो अलग अलग पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष पाने वाला होता है और दूसरा पक्ष देने वाला होता है। हर ट्रांजैक्शन में यह स्थिति पाई जाती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली से आशय क्या हुआ, दोहरा लेखा प्रणाली लेखा करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदे का जो है दो अलग अलग खातों पर प्रभाव पड़ता है और दोनों खातों पर समान राशि हम लिखते हैं। इसी को हम दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे कि हमने आशय में देखा है, आशय से जो बात निकल के सामने आती हैं विशेष बातें, वही क्या कहलाती हैं, इसकी विशेषताएं कहलाती हैं। तो ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं विभिन्न विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो एक के बाद एक हम इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता क्या हो गई इसकी, जैसे कि हमने आशय में देखा था, दो खातों पर प्रभाव पड़ना। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे का दो अलग अलग खातों पर प्रभाव पड़ता है। एक खाता, एक पक्षकार जो है पाने वाला रहता है और दूसरा पक्षकार देने वाला रहता है। आप इस पॉइंट के अंतर्गत इतनी ही बातें डिटेल्स के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लिखें दूसरी विशेषता होती है इसकी विपरीत पक्षों में लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली में आपने देखा होगा कि जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट पक्ष होता है, तो जब हम उसका खाता अलग से खोलते हैं तो उस खाते के विपरीत पक्ष से लेखा कार्य करते हैं। जैसे राम का खाता डेबिट टू श्याम का खाता, तो राम का खाता डेबिट हुआ है, तो जब राम का खाता खुल जाएगा तो राम के खाते के डेबिट पक्ष में उसके विपरीत पक्ष को टू करके लिखा जाता है। और जब विपरीत पक्ष का लेखा करते हैं, मतलब क्रेडिट पक्ष का लेखा करते हैं, तो क्रेडिट पक्ष में जो भी खाता जो है क्रेडिट हुआ है उस खाते को हेडिंग के रूप में लिख देते हैं और उस क्रेडिट पक्ष में जो है उससे विपरीत पक्ष मतलब डेबिट पक्ष का लेखा हम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विपरीत पक्ष में लेखा किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। ये दूसरी विशेषता हो गई थी। तीसरी विशेषता है आपकी दोनों पक्षों पर समान राशि। जैसा कि मैंने दोहरा लेखा प्रणाली के आशय में आपको बतलाया था कि जो दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, तो दोनों ही पक्षों में समान राशि लिखी जाती है, बराबर बराबर राशियां लिखी जाती हैं। जैसे डेबिट पक्ष में अगर 1500 रुपये की राशि आप लिख रहे हैं तो क्रेडिट पक्ष में भी 1500 रुपये की ही राशि लिखी जाती है। चाहे खाते जितने ज़्यादा डेबिट हो जाएं या ज़्यादा खाते क्रेडिट हो जाएं, लेकिन डेबिट बराबर क्रेडिट ही होता है हमेशा। मतलब डेबिट की राशि जितनी होगी उतनी ही राशि क्रेडिट की ही होगी, चाहे खाते एक से अधिक हो जाएं या एक से अधिक खाते क्रेडिट हो जाएं या एक से अधिक खाता डेबिट हो जाए, लेकिन दोनों पक्षों की राशियां बराबर बराबर होगी। अगली विशेषता की हम चर्चा करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की अगली विशेषता क्या होती है कि लेखांकन समीकरण की पुष्टि होती है। लेखांकन समीकरण का वीडियो मैंने आपको पिछले चैप्टर का वीडियो जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इसके संबंधित जो सवाल समझाए थे उसमें आपने देखा कि लेखांकन समीकरण में जब हम लेखा कार्य कर रहे थे तो उसका एक फॉर्मेट था, फार्मूला था। और फार्मूला क्या था, संपत्तियां बराबर दायित्व धन पूंजी। तो जितनी संपत्तियां होती थी उतनी ही दायित्व और पूंजी मिलाकर के होती है, मतलब संपत्तियों के बराबर दायित्व और पूंजी हो जाती है। तो यहाँ पर भी जितनी राशि डेबिट में रख रहे हैं आप उतनी ही राशि क्रेडिट रख रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि लेखांकन समीकरण की पुष्टि यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली से अगर लेखा कार्य करते हैं तो इस लेखांकन समीकरण की पुष्टि हो जाती है, मतलब सिद्धता साबित हो जाती है। अगली विशेषता देखेंगे हम, पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली की एक विशेषता होती है कि यह प्रणाली पूरी तरह वैज्ञानिक है। अर्थात इस प्रणाली के आधार पर अगर आप लेखा कार्य कर रहे हैं
तो व्यापारिक परिणामों को सही सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यह प्रणाली न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी यह प्रणाली से ही लेखा कार्य किया जाता है। यह पूरी तरह क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली है। तो ये विशेषताएं आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हो गई। अब हम इसके बारे में देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की कौन कौन से लाभ या महत्व होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से लाभ हैं। तो लाभों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला लाभ दोहरा लेखा प्रणाली का होता है व्यापारिक परिणामों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर हम दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करते हैं तो व्यापार के जो परिणाम हैं, मतलब हर व्यापारी ये जानना चाहता है कि एक निश्चित अवधि के बाद जो उसने व्यापार किया था उस अवधि के दौरान उसको लाभ हुआ या हानि हुई, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, सकल लाभ या सकल हानि, या चिट्ठे में आर्थिक पोजीशन क्या रही, ये सारे परिणामों का ज्ञान व्यापारी को प्राप्त हो जाता है। तो व्यापारिक परिणामों का ज्ञान प्राप्त होने के कारण हम दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करते हैं। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्ण विवरण की प्राप्ति। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करने पर आपने देखा होगा कि जर्नल में जब हम पंजी प्रविष्टियां करते हैं तो उसके पहले जनरल पंजी प्रविष्टि करने के पूर्व हम क्या काम करते हैं कि सौदों को लिखते हैं। प्रारंभिक पुस्तकों में सौदों को लिखते हैं, रोजाना मचा में लिखते हैं। तो उसमें सौदा कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, किससे हुआ था, और नगद हुआ था या उधार हुआ था, यह संपूर्ण जानकारी हमें रोजाना मचा से प्राप्त हो जाती है। अर्थात कौन सा पक्ष डेबिट हुआ था, कौन सा पक्ष क्रेडिट हुआ था, यह सब जानकारी हमें प्राप्त होने लगती है। तो पूर्ण विवरण की प्राप्ति दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करने से हम व्यापारी को प्राप्त हो जाती है। किसी भी सौदे की जानकारी प्राप्त करने में आसानी रहती है। फिर अगली इसका लाभ क्या होता है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। व्यापार में जो है व्यापारी के द्वारा संपत्तियां बराबर दायित्व धन पूंजी, ये फार्मूला आपने देखा होगा। तो वित्तीय स्थिति का ज्ञान मतलब जब हम चिट्ठे का अध्ययन कर लेते हैं, चिट्ठे में एक तरफ पूरी संपत्तियां लिखी जाती हैं और दूसरी तरफ दायित्वों में संपूर्ण दायित्व, चाहे वह आंतरिक दायित्व हो या बाह्य दायित्व हो, सभी दायित्व लिख दिए जाते हैं। तो व्यापारी को जो है चिट्ठा का अध्ययन करने से, बैलेंस शीट का अध्ययन करने से जो है व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उसके व्यापार की पोजीशन क्या रही, अर्थात संपत्तियों में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई है, या दायित्वों में वृद्धि हुई है या कमी हुई, इस बात की जानकारी व्यापारी को प्राप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का अगला लाभ क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब अगर हमने अपना कार्य जो है लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य किया है तो इससे हम अपने व्यापार की तुलना जो है दूसरे व्यवसाय के व्यवसाय से कर सकते हैं कि दूसरे की तुलना में हमारा व्यवसाय प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम अपने ही व्यवसाय की तुलना जो है पिछले गत वर्षों के लाभ हानि से कर सकते हैं। अगर हमने लेखा कार्य करके रखा है हुआ है तो हमको जानकारी मिल जाएगी कि पिछले गत वर्षों में कितना लाभ हुआ था और अब आने वाले वर्षों में कितना लाभ बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, क्या स्थिति है। तो तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है अगर हमने दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य किया है व्यापारी ने, तो यह लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगला लाभ क्या होता है, गणित संबंधी शुद्धता की जानकारी मिल जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करने से आपको पता है कि दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में समान राशियां लिखी जाती हैं और अलग अलग लेखा होता है। अगर एक जगह लेखा करने में कोई त्रुटि हो गई है, गलत राशि लिख दी गई है, तो दूसरी तरफ भी उसी राशि को लिखा जाता है तो वो गलती कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है। तो गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगला लाभ क्या हो जाता है, जालसाजी से बचाव हो जाता है। अगर कहीं कोई लेखा कार्य में किसी ने हमारे साथ में जो है गड़बड़ की है तो उसकी जालसाजी का पता भी दोहरा लेखा प्रणाली से अगर हमने लेखा कार्य किया है तो उसकी जालसाजी का जो है पर्दाफाश आसानी से हो सकता है। तो यह एडवांटेज भी मिलता है। इसके बाद में देखेंगे अगला लाभ क्या होता है, वैधानिक मान्यता। दोहरा लेखा प्रणाली को कानून के द्वारा जो है पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है, मतलब वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त होने के कारण जो है व्यापारी पूरी तरह से दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कर सकता है। पूरी तरह विश्वसनीय प्रणाली है, इसमें आसानी से विश्वास किया जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेज जो है दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करने से व्यापारी को प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा हम देखेंगे कि इतनी सारे लाभ होने के बावजूद भी दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ दोष भी हैं। वे दोष कौन कौन से हैं? दोष, बुराइयां या सीमाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से दोष हैं उसके बारे में हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे, वन बाय वन। तो पहला दोष दोहरा लेखा प्रणाली का क्या है कि ये अधिक खर्चीली है। इस प्रणाली से लेखा कार्य करने में व्यापारी को जो है खर्चा मतलब व्यय अधिक लगता है। बड़े बड़े रजिस्टरों को रखना पड़ता है, उनकी खरीदी करना पड़ता है। एक लेखा कार्य करने के लिए जो है एक कर्मचारियों को, बहुत सारे कर्मचारियों को रखने पड़ते हैं, उनको वेतन देना पड़ता है। इस आधार पे अगर देखा जाए तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली पद्धति है। इसलिए छोटे मोटे व्यवसायों में अगर इससे लेखा कार्य किया जाता है तो खर्चा अधिक आता है। तो यह प्रणाली क्या हो गई? खर्चीली हो गई। यह पहला दोष है इसका। दूसरा दोष है प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां। अगर दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य किया तो जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक जो पुस्तक हैं जैसे कि रोजाना मचा, जिसमें हम दैनिक जो सौदे होते हैं दिन प्रतिदिन के, उनको हम लिख लिया करते हैं, अगर वो प्रारंभिक पुस्तकों में ही त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, तो आगे चल के स्वाभाविक बात है कि आगे जहाँ जहाँ लेखा कार्य किया जाएगा तो वहाँ पे भी गलतियाँ हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में उन गलतियों को पकड़ पाना जो है बहुत कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो यह इसकी दूसरा दोष हो गया। तीसरा दोष देखेंगे हम सैद्धांतिक भूलें। सैद्धांतिक भूलें क्या होती हैं? ऐसी भूलें जो सिद्धांत के अभाव में, हमको अगर सिद्धांत का पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसके चलते हमसे कुछ सैद्धांतिक भूलें हो जाती हैं। जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ सुनहरे सिद्धांत बतलाए गए हैं, तो गोल्डन रूल्स बतलाए गए हैं। उन सिद्धांतों का अगर हम परिपालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनका अभाव है हमारी जानकारी का, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो सैद्धांतिक भूलें हो जाती हैं। जिस खाते को डेबिट करना चाहिए उसकी जगह में दूसरा खाता डेबिट हो जाता है। तो इस प्रकार की सैद्धांतिक भूलें हो जाती हैं, जिनको ढूंढ पाना जो है बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, जटिल कार्य हो जाता है। अगला है क्षतिपूरक भूलें। क्षतिपूरक भूलें क्या होती हैं? ऐसी भूल जो एक गलती नहीं बल्कि दो गलतियां हुई हैं, दो त्रुटियां हुई हैं, लेकिन एक गलती ने जो है दूसरी गलती के प्रभाव को पूरी तरह क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें 200 रुपये डेबिट करना चाहिए था, हमने 2000 रुपये को डेबिट कर दिया। इसी प्रकार दूसरी तरफ जब हम लेखा कार्य कर रहे थे तो 2000 रुपये डेबिट करना था, लेकिन हमने 200 रुपये डेबिट कर दिया। तो एक भूल ने दूसरी भूल की पूर्ति कर दी है। इस कारण ऐसी भूल को क्या बोलेंगे? क्षतिपूरक भूलें कहते हैं। भूल तो दो हो गई, दो त्रुटियां हुई हैं आपके लेखा कार्य करने में, लेकिन इन त्रुटियों को आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तलपट का योग जो है बराबर मिल जाएगा। एक त्रुटि ने दूसरी की त्रुटि को जो है ढक लिया है, अर्थात समाप्त कर दिया है। तो ये क्षतिपूरक भूलें कहलाती हैं। इससे दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करने से जो है ये भूलों का पता नहीं चल पाता, दोनों त्रुटियां सामने नहीं आती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नियमों की जटिलता। दोहरा लेखा प्रणाली में जो है नियम जो है काफ़ी जटिल होते हैं। आपने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट करने के दो दृष्टिकोण आपने देखा था, एक आधुनिक दृष्टिकोण और दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टिकोणों में जो नियम है वो काफ़ी जटिल हैं। कई बार नियमों में को लागू करने में हमें जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समझ में नहीं आते हैं वो नियम। इसके कारण जो है सौदों का गलत पक्षों में लेखा हो जाता है। ये इसका दोष हो गया। फिर इसके बाद में अंतिम दोष देखेंगे पूर्ण त्रुटि रहित नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य करना जो है पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि कुछ गणितीय शुद्धता संबंधी गलती अगर हो रही है तो वो तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य त्रुटियां हैं वो हो जाती हैं, तो उसको पकड़ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा कार्य किया गया है वो पूरी तरह जो है त्रुटि रहित ही हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। तो यह इसका दोष है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।